इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। आम आतंकवादी नरसंहार के बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर, और सीज फायर को भी एक पखवाड़े से कुछ ज्यादा का वक्त हो चुका है। बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न हैं जो देश की सरकार से किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से सीधे विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन उन प्रश्नों के जवाब प्रधानमंत्री जी या उनके जो और साथी सहयोगी हैं जिन्हें ये जवाब देना चाहिए, उनकी ओर से वो जवाब आ नहीं रहे हैं। और हम ये देख या पा रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से एक चुनावी मूड में आ चुके हैं। हमने देखा कि राजस्थान के बीकानेर में वे पहुंचे हुए थे, क्या कुछ उनका अंदाज था और किस तरह के डायलॉग्स वो बोल रहे थे। और इसके बाद अब बीते 2 दिनों से वे गुजरात में है। गुजरात में भी यही स्थिति निकल कर आई है। अब से कुछ देर पहले उनकी जो गांधीनगर में सभा हुई, उस सभा में भी यही जो उनका अंदाज है वही दिखा है। और जो होता है कि वो नेहरू और उस पूरे एरा को कोसते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, और बहुत ज्यादा जो कहीं उनका अंदाज है वो सवालों के जवाब नहीं, बल्कि कैसे देश को एक अलग दिशा में ले जाया जाए, जो चुनावी जो मूड है उसको कैसे कितना एक कारगर बना दिया जाए, उसमें ज्यादा लगे होते हैं। और ये सब कुछ जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमने ये भी देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्या कुछ कह रहे हैं, लगातार वो कैसे वो भी कहीं ना कहीं कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं है उस बारे में भी। और इन सब के बीच एक जो बड़ी सूचना निकल कर आई है, वो सूचना ये निकल कर आई है कि भारत देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हो गया है। जापान को उसने पीछे छोड़ दिया है। और ये ठीक है, जो नीति आयोग के सीईओ हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यह बताया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 27 मई का दिन है, जो उनकी वहां सभा हुई है गांधीनगर में, उसका जिक्र बहुत खुलकर किया है। लेकिन इन सब के बीच एक और ऐसा एक आया है जो नीति आयोग के सदस्य की ओर से एक बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी हम चौथी इकोनॉमी हुए नहीं है, हो जाएंगे, हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो नीति आयोग के जो सीईओ हैं और सदस्य हैं, इन दोनों के बीच जो कहीं मतभेद जैसी स्थिति है वो, और प्रधानमंत्री जी के दावे हैं या जो वो चुनावी मूड है उनका, इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। मैं पहले उन्हें जोड़ूंगा। जुड़ गए हमारे साथ है यशवंत सिन्हा साहब। मुझे परिचय की जरूरत उनकी नहीं है। आप देश के पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री हैं और एक बहुत दीर्घ लंबा अनुभव आपका राजनीति का है और आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो मैं स्वागत करूंगा सिन्हा साहब आपका बहुत बहुत। और जो ये शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा और भूमिका ना बांधते हुए, कि जो नीति आयोग के सीईओ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपने देखी होगी, और फिर एक सदस्य जो वीरमणि साहब है उनका बयान भी है। कैसे देखें, कैसे ले, दोनों में कहीं ना कहीं कंट्रोडक्शन है, अलग अलग बातें हैं। और प्रधानमंत्री जी उस पर दावा कर रहे हैं कि हम हो चुके हैं चौथी इकोनॉमी। इस सब पर पहली प्रतिक्रिया यशवंत सिन्हा साहब आप। 2-3 बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नीति आयोग के सीईओ जो हैं वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, और जो वीरमणि साहब हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं। पहले तो ये फर्क हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा सर। दूसरा कि नीति आयोग के सीईओ ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एक घोषणा कर दी नीति आयोग की मीटिंग के बाद कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए सर, और बहुत मार्जिनली हम जापान से आगे हो गए। और उसके बाद वीरमणि साहब का बयान आया कि हम हुए नहीं है, हो जाएंगे शायद इस साल के अंत तक या अगले साल तक। तो खैर वो जो भी हो, हम तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो आगे बढ़ती ही जाएगी। और अभी हम जापान को ओवरटेक कर रहे हैं। हमारा जो साइज है उसको देखते हुए फिर हम शायद जर्मनी को भी ओवरटेक करें। लेकिन 3rd लार्जेस्ट तो हम बन जाएंगे, लेकिन 3rd के बाद 2nd और 1st होना वो इस समय लगभग असंभव दिखता है, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों हमसे बहुत आगे हैं। बहुत बड़ा गैप। अगर हम बहुत आगे हैं तो इसलिए साइज ऑफ द इकोनॉमी में कोई तुलना ही नहीं है दोनों के। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, मैं दूसरी बात जो आपसे कहना चाहता था कि 1 मिनट के मान ही लिया जाए कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए,
हमने जापान को पीछे छोड़ दिया और अब जर्मनी से हमारा मुकाबला है, तो उससे क्या देश में कोई आमूल चूल परिवर्तन हम लोगों को पिछले दिनों में देखने को मिला? क्या हमारा ग्रोथ रेट अचानक जो हमारी अर्थव्यवस्था का है वो 10% हो गया? नहीं, अभी भी 6%, 6.25% के आसपास है। और सारे जो अर्थशास्त्री हैं वो इस बात को लेकर सहमत हैं कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक, जो बराबर मोदी जी उनके लोग दावा करते रहते हैं, तो हमको अभी से मतलब 2025 से लेके 2047 तक प्रति वर्ष 8% की दर से कम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते हैं। अभी हमारा ग्रोथ रेट है कितना? 6.25%। 8% होने की क्या जरूरतें हैं? बहुत सारी जरूरतें हैं जिसकी तफसील में अभी मैं नहीं जाना, लेकिन मैं इतना केवल आपसे कहना चाहूंगा कि बिना कुछ समझे बूझे, बिना अर्थव्यवस्था की बारीकियों को समझे बूझे जनता को बेवकूफ बनाने का काम जैसे और दूसरे क्षेत्रों में ये सरकार कर रही है, वही इस क्षेत्र में भी कर रही है। हम हो गए। इसी तरह का एक आंकड़ा इन्होंने पेश किया कि हमने गरीबी के ऊपर काबू पा ली। अब इस देश में 100 जो भी 45-46 करोड़ लोग हैं, उसमें मात्र 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, बाकी सब ऊपर हो गए। तो बाकी सब ऊपर हो गए तो हम क्यों 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं मुफ्त में? ये तो साफ एक विरोधाभास है ना। इसका कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। लेकिन आंकड़े तो एक जो मूल बात है वो समझिए आप इस सरकार के बारे में और आज की रूलिंग पार्टी के बारे में, वो ये है कि वो जनता को या तो भविष्य में रखना चाहते हैं, भविष्य के सपने कि 2047 तक ये हो जाएगा, 2035 तक ये हो जाएगा, या भूतकाल में रखना चाहते हैं, पास्ट में रखना चाहते हैं। वो वर्तमान में नहीं जिए, वर्तमान में उसकी जो समस्याएं हैं वो भूल जाए और आगे का सपना देखते रहे और पीछे के बारे में चिंता करते रहे। यही है पूरा खेल। लेकिन मुझे बहुत सुनकर आश्चर्य हुआ, वो मैंने देखा नहीं कि मोदी जी इसका गुणगान कर रहे हैं गुजरात, जैसा आपने कहा। अभी बिना पूरी बात समझे हुए, जबकि उन्हीं के पदाधिकारी ने, मेंबर जो हैं प्लानिंग कमीशन के, फिरमानी जी, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी बने नहीं है। बिल्कुल। मैं दर्शकों आपको बता दूं कि जो सिन्हा साहब ने कहा, अमेरिका जो है 30.51 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक जो है देश है, चाइना का 19.23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और अभी हम जहां खड़े हैं वो 4.187, जो जमीन और आसमान का अंतर, जो सेना साहब कह रहे हैं। सुना सर, आपने जो बात कही यही बात वो जो वीरमानी साहब यही कह रहे हैं, और मैं इसमें ये पूछना चाहूंगा कि इतनी आतुरता क्या है, इतनी आतुरता क्यों है? आप थोड़ा धैर्य रखिए। वो कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में एक्चुअल आंकड़े आएंगे, उसके बाद सही तय होगा। तो आप तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और इससे सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो देश की छवि है, हम देख रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से हम लगातार डेंट हो रही है। मैं उस पर आगे पूछूंगा, लेकिन हम इकोनॉमिकली जो बातें दावे करते हैं, ये कितना हमें धक्का पहुंचाते हैं देश को, कितना कहीं ना कहीं दुनिया के जो देश देखते हैं तो वहां कहीं ना कहीं हम हंसी के पात्र तो होते ही होंगे। इस पर एक टिप्पणी आपकी सर। Millions of people every एक बिंदु से इसको आपके सामने रख के एक्सप्लेन करूंगा कि भारत में जो डेटा कलेक्शन की व्यवस्था है, जो सांख्यिकी का विभाग है हमारा, तो मैं जो वित्त मंत्री था तो मैंने पूरी कोशिश की कि उसको सरकार से स्वतंत्र करके एक संस्था बनाई जाए, और इसीलिए एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बना, जिसका जो सरकार के अंतर्गत नहीं था, वो स्वतंत्र रूप से आंकड़े इकट्ठा करता था और उन आंकड़ों को देश के सामने और सरकार के सामने रखता था।
और आंकड़े आते थे कभी कभी। मुझे याद है कि आंकड़े हमारे पास पहले आते थे, जनता के पास जाने के पहले, और हमको बहुत कभी कभी उन आंकड़ों को देख के तकलीफ होती थी। लेकिन मैं क्या करता था कि मैं सांख्यिकी विभाग को कहता था, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को कहता था कि भाई ये आंकड़े मत डालो, मत देश के सामने रखो। नहीं भाई, जो सच्चाई है वो देश के सामने जाएगी। जब से ये सरकार आई है, मैंने इसके आंकड़ों के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, क्योंकि जो सांख्यिकी विभाग की स्वतंत्रता थी उसको इन्होंने मिट्टिया मिट कर दिया। एक जमाना तो ऐसे आ गया कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में केवल एक सदस्य था। जहां तक मेरी जानकारी है उसमें 3 सदस्य और एक चेयरमैन होते हैं। वो घटते घटते एक पर आ गया था। तो जो व्यवस्था है उसी को चौपट कर दो, उसी को खत्म कर दो, तो जो मर्जी में अपना जनता के सामने रखो। ये दिक्कत है इस सरकार के साथ कि सरकार चाहती ही नहीं है कि सच्चाई सामने आए। ये तो पता नहीं वीरमानी साहब ने बहुत हिम्मत दिखाई कि उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। मैं प्रार्थना करता हूं कि नौकरी बची रहे। और उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी नहीं पहुंचे हैं, पहुंच जाएंगे। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात है वो ये नहीं है कि हम 4th लार्जेस्ट हैं कि 5th लार्जेस्ट हैं कि 3rd लार्जेस्ट है। महत्वपूर्ण बात है कि पर कैपिटा इनकम में हम कहाँ खड़े हैं। निश्चित। और आप जानते हैं इन आंकड़ों को कि पर कैपिटा इनकम में हम कहाँ खड़े हैं। वहां पर हम 140वें स्थान पर हैं विश्व में, 140th प्लेस पर है पर कैपिटा में। तो क्या डींग हाँक रहे हैं हम लोग 4th लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट। 5 ट्रिलियन, यहाँ न ट्रिलियन किसी को समझ में आता है, और डॉलर की तो बात ही छोड़ दी है कि हम जाके अपने क्षेत्र में लोगों को गांव देहात में कहें कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन गए, तो हमको वहां से डंडे से मार के भगा देंगे। न ट्रिलियन समझ में आता है, न डॉलर से कोई रेलिवेंस है डॉलर का। भाई हमको बताओ ना रुपए में क्या हुआ, और हम पर कैपिटा इनकम के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंचे। हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट क्या है? अगर वो 6.25% अभी है, तो हमको, अगर जैसे सब लोग कह रहे हो सरकार की कि अपने डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि 8% कम से कम हमारा ग्रोथ रेट होना चाहिए 2047 में विकसित भारत बनने के लिए, लगातार 8%। तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी आप 10% से ग्रो कीजिए, कभी आप 7% से ग्रो कीजिए। तो ये बातें जो विस्तार की बातें हैं, जो डिटेल की बातें हैं, वो जनता के सामने नहीं रखेंगे, मूर्ख बनाते रहेंगे जनता को। जो मैं आपको बताऊं कि जो अरविंद वीरमनी साहब ने पीटीआई को सर एक इंटरव्यू दिया जिसे मैंने पढ़ा, उसमें वो कह रहे हैं कि जब हम इकोनॉमी के साइज की बात करते हैं तो सामान्य रूप से अमेरिकी डॉलर की मौजूदा कीमत का जिक्र करते हैं, जो आप कह रहे हैं, और जब इकोनॉमी की तुलना करते हैं तो सालाना जीडीपी के लिहाज से बात होती है, ये भी आप कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूं, भारत 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। सही डेटा अगले साल जनवरी फरवरी तक आएगा, क्योंकि हम पूरे साल की बात करते हैं। ये क्लियर कर रहे हैं बहुत स्पष्ट। और आपने कहा हम भी यही अभी जब हम सोच रहे थे कि उनकी नौकरी ना चली जाए, उनको ये बख्शेंगे या नहीं बख्शेंगे। मोदी जी ने सर 26 मई को कल 11 वर्ष पूरे कर लिए, उनका तीसरा टेन्योर, और सबसे ज्यादा जो 11 साल आक्षेप यही है कि वो जो यही आंकड़ों की जगलरी, या जो कह लीजिए कि कहीं ना कहीं जो एक जुमलेबाजी, सारी चीजें होती हैं। आप ये बताइए ना सर, आप जब ये बात करते हैं कि हम 2014 में जब हमने सरकार को संभाला था, प्रधानमंत्री पद लिया था, तब हम कहां खड़े थे? 11वें नंबर पे थे, आज हम चौथे नंबर पर आ गए। लेकिन कर्ज की स्थिति क्या थी सर तब, और आज कर्ज के हालात क्या है सर? इस पर एक टिप्पणी सर, एज ए एक्स फाइनेंस मिनिस्टर सर। नहीं, उसमें आपको एक्स फाइनेंस मिनिस्टर होने की जरूरत भी नहीं है। सारा देश जानता है कि पिछले 10-11 सालों में इस देश ने भयानक पैमाने पर कर्जा लिया है, और उसमें जो देश के भीतर हम कर्जा लेते हैं वो भी है, और बाहर से जो कर्जा लेते हैं वो भी है। और इतना कर्जा हमने लिया है, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि जितना कर्जा हमने लिया है
उसकी तुलना में हमारा ग्रोथ रेट नहीं रहा है आगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने एक बेनिहायत बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया था जब हमने नोटबंदी करी थी। उससे हमारी अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर गई थी और हम 8% से ग्रो कर रहे थे, हम 4% पर आ गए थे। उसका धीरे धीरे मैं एक दूसरी बात आपसे ये भी कह दूं कि सरकार कुछ भी नहीं करे, कोई कुछ नहीं करे, तो भी अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में गति है, स्वतः स्फूर्त गति है। उस गति के अनुसार हम लगभग 5% से हर साल ग्रो करते रहेंगे। तो बहुत मेहनत आप कर रहे हैं और 6% से ग्रो कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ा? इसका मतलब कि मेहनत आपका रंग नहीं ला रहा है और उसके बारे में कुछ न कुछ सोचना Modi पड़ेगा। also always fail. तो मैं आपसे जो बात Yet कह रहा before, हूँ ये कह रहा हूँ After always कि fail. जैसे बाकी Only lie speech. एरियाज में जो गवर्नेंस के एरियाज हैं उसमें सरकार सब्ज बाग दिखाती रही है, उसी तरह खास करके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सरकार सब्ज बाग दिखाती रही है, जो कि सच्चाई से बहुत दूर है। EVM और, scam lie speech. आपने कुछ उनको मोदी जोड़ेबाजी fail. कहा, कुछ और कहा, मैं साफ शब्दों Urgent में कहूं resign nation तो ये for. लोग झूठ बोलते हैं सर झूठे लोग हैं और साले. हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते। कोई मैं विश्वास जानता नहीं हूं करता. झूठ अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन हम लोकसभा राज्यसभा में नहीं बैठे हैं, इसलिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं कि ये लोग झूठ बोलते हैं, जनता को बरगलाते हैं झूठ बोलकर और अपना आराम से बने हुए हैं सरकार में। सर वैसे जो आज की हकीकत, क्योंकि आपसे तो छुपा नहीं है, आपने तो इस देश को एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अंदर तक देखा और जो आप बाकी भी आप बहुत बारीक पैनी निगाह रखते हैं। झूठ आज बोलने से वास्तविक सत्ता हालत नहीं छुप क्या है सकता. सर? हम 144 करोड़ 140 करोड़ प्लस हम खड़े हुए हैं और दावे हो रहे हैं, लेकिन हकीकत सर अर्थव्यवस्था की आज हम कहाँ खड़े हैं, हम किस पोजीशन पे और क्या आप अलार्मिंग चीजें देख पा रहे हैं? एक टिप्पणी इस पे भी सर। देखिए, एक तो सारे जो विपक्षी दल हैं और भी बहुत से स्वतंत्र जो टिप्पणीकार हैं, उन्होंने दो समस्याओं की ओर वो ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं। वो 100 crore middle class have no pocket money. First, second, GDP zero. Live figure. थर्ड, डॉलर से रुपया खत्म हो गया है. मोदी ओनली झूठ बोलता है, देश को मूर्ख बनाता है. वो तो मूर्ख है पर दूसरों को, सारा देश को मूर्ख बनाता है. वो है महंगाई और बेरोजगारी जी। तो ये दोनों अर्थव्यवस्था की समस्याएं आज के दिन है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे जो बड़ी दिक्कत आन पड़ी है हम लोगों को, देखिए भारत देश ने कभी 8% 10% भी ग्रोथ रेट अचीव किया। अब 8% 10% ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट का रेट क्या होना चाहिए, पूंजी निवेश का रेट क्या होना चाहिए? सब लोग मानते हैं कि ये लगभग 36% होना चाहिए, इफ नॉट मोर। तब हम 8% ग्रोथ कर सकते हैं। तो 36% अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में गिरते गिरते ये पहुंच गया है 30%। Guys, परसेंट का अंतर है जीडीपी का, और 1% जीडीपी का लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपया है। सर आप सोचिए कि 6% कितना हुआ? 18-20 लाख करोड़ रुपया, इतने का अंतर है। ठीक है, दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर इसमें ज्यादा जो बल्क है, जो इसकी बहुतायत है इस इन्वेस्टमेंट की, वो होना चाहिए डोमेस्टिक सेविंग से। आप और हम जो सेव करते हैं, पब्लिक सेक्टर वाले जो सेव करते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले जो सेव करते हैं, ये सब मिला जुलाकर एक डोमेस्टिक सेविंग्स रेट होता है। जब हम बहुत अच्छी स्थिति में थे तो हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स रेट लगभग 36% के आसपास था, और उसमें 2% के आसपास आप जोड़ दीजिए विदेशी पूंजी निवेश, तो 38% के रेट से हमारा इन्वेस्टमेंट होता था। तब हम 8, 9, 10% से ग्रो कर रहे थे। अब अगर हमारा डोमेस्टिक
जो इन्वेस्टमेंट है वो 30% ही मात्र है जीडीपी का, तो हम 8-10% से कैसे ग्रो करेंगे? हो ही नहीं सकता है। ये अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांतों के विपरीत है। सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा कि जो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स हैं उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपके मैं आपसे यही सवाल पूछने वाला था कि मोदी जी या सीतारमण जी तो मानेंगे नहीं कोई मशवरे को, ये तो लेकिन झूठे देश को लोग हैं। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते इस वक्त देश के, तो क्या कुछ करने की आवश्यकता है प्रतिपादित होती? मैं यही सवाल करता। कंटिन्यू करिएगा, उस समय सवाल मेरा अगला था, लेकिन इसको आप करिएगा, आप बता रहे थे, प्लीज। नहीं, तो मैं वही कह रहा था कि जो सरकार में बैठे, हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उनको तो पहले समझना पड़ेगा इस बेसिक बात को। ये कोई भी, इसके लिए आपको अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है कि हमको अगर 8% से ग्रो करना है तो इतना हमारे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इस इन्वेस्टमेंट में जैसा मैंने कहा कि इसका जो अधिकांश पोर्शन है वो हमारे देश के अंदर से आना चाहिए, थोड़ा 1-2% विदेश से आएगा। तो वो कहाँ से आ रहा है? क्या लोगों के पॉकेट में पैसा है आज के दिन? मैं तो मानता हूं कि पूरी अर्थव्यवस्था में एक मुद्रास्फीति का संकट ही नहीं है, मुद्रा की कमी का भी संकट हो गया है। ये दोनों एक अजीब विरोधाभास की स्थिति है कि मुद्रा की कमी हो गई है और मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। और अभी आपने देखा होगा आंकड़े कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय किया है कि हम इतने और पैसा रिलीज करेंगे मार्केट में ताकि मुद्रा का प्रचलन जो है वो बढ़े जी। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जिस पर मैं चलता था। वो सिंपल फॉर्मूला क्या है कि हमारा ये ग्रोथ रेट का टारगेट है, इसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट में डोमेस्टिक इतना होगा, फॉरेन इतना होगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इतना करने के लिए हमको ये कदम उठाने चाहिए, और उसके बाद जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट कैसे करें? क्या हम आपको दे दें, हमको मिल जाए, कि हम जाके बाजार में खर्च करना शुरू करें? नहीं, हम लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें ताकि लोग कमाकर उस पैसे से बाजार में जाके अपनी जरूरत की चीजें खरीदें। तो ये जो व्यवस्था आ गई आज के दिन कि मुफ्त में ये भी ले लो, मुफ्त में वो भी ले लो, भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक अजीब कंपटीशन चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये मुफ्तखोरी का जो पूरी एक परंपरा शुरू हो गई है, इसको खत्म करना पड़ेगा। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप लोगों को रोजगार दीजिए। हमको मुफ्त में भोजन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। और उस रोजगार मिलने के बाद हम जब अपने जेब में पैसा आएगा उसको ले जाके हम मार्केट में खर्च करेंगे। सरकार के जेब में जो पैसा आएगा उसको वो क्या करेगी? उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है उसमें खर्च करेगी ताकि रोजगार और सृजन हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपका बेहतर हो जाएगा, आपके रोड्स बेहतर हो जाएगा, आपके रेलवे सिस्टम बेहतर हो जाएगा, एयरलाइंस बेहतर हो जाएंगे, सारा कुछ हैंडलिंग बेहतर हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स बेहतर हो जाएगा, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी है वो कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी कम होने का मतलब ये हुआ कि आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आपको उसमें फिर ये PLI और क्या क्या ये लोग जो शुरू किए हुए हैं उसको करने की जरूरत नहीं होगी। तो यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ और आपके थ्रू आपके दर्शकों से कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल नियम है, उन नियमों का पालन हमको करना चाहिए। ये सरकार उन नियमों का पालन नहीं कर रही है और इसलिए अर्थव्यवस्था की हालत गड़बड़ाई हुई है। सर मैं सर आऊंगा, जो पहलगाम आतंकवादियों का नरसंहार 22 अप्रैल अब 1 महीने से बहुत ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, फिर सीज फायर को भी एक पखवाड़े से ज्यादा हो चुका है और बहुत सारे सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। और खासकर जो कूटनीतिक विफलता रही, आप विदेश मंत्री रहे,
या जो और लैप्सेस कहीं निकलते हैं जो सरकार के एंड पर आना चाहिए। हमारी सेना ने एक जबरदस्त पराक्रम का परिचय दिया और बिल्कुल सब कुछ किया। अब जो चीजें हो रही हैं, जवाब ना तो संसद का विशेष सत्र है, ना जो सर्वदलीय बैठक है। जरूर आपने संसदीय दल भेज दी है दुनिया के देशों में, लेकिन इन सबके बीच जो मोदी जी का रोल है, रवैया है, हम देख रहे हैं कि वो सड़कों पे निकले, वो संसद से दूर है और सड़कों पर उतर के जो चुनावी मुद्रा उनकी है। हमने देखा था जब वो बीकानेर पहुंचे थे तो वो वहां डायलॉग्स बाजी कि मेरे तो रगों में सिंदूर बहता है। फिर उन्होंने इसके पहले कहा था कि वो अगर गोली करेंगे तो हम गोला दागेंगे। अब नई चीज ये आ गई, उनको कह रहे हैं कि कल जैसे उन्होंने कहा था गुजरात में, ये रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। ये सब कैसे देखें, ये क्या उचित है इस समय ये सारी चीजें जो मोदी साहब? मोदी नेशन के लिए फेल है। 11 साल देश के लिए बर्बाद हुआ है। यट बिफोर आफ्टर ऑलवेज मोदी फेल, ओनली झूठ बोलता है, देश को मूर्ख बनाता है। वो सरकार चलाने के 1 मिनट भी लायक नहीं है। 11 साल देश का बिगड़ गया है और टाइम वेस्ट हो रहा है। 100% ट्रूथ रिपोर्ट साहब कर रहे हैं, इस पे एक प्रतिक्रिया सर आपकी? नहीं, इसमें तो मुझे बहुत सख्त अफसोस है इस बात को कहते हुए कि मोदी जी हर मुद्दे को चुनाव के दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या आज इस देश में मोदी जी को लेकर मैं कह रहा हूं कि कोई हमको ये गारंटी दे सकता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसका वो राजनीतिक लाभ नहीं उठाएंगे? बिहार के चुनाव में ये मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि हमको तो किसी ने कहा कि ये लोग घर घर सिंदूर भिजवा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। तो मोदी जी ने जैसे पुलवामा बालाकोट का ये चुनावी लाभ उठाया, पठानकोट और उरी का चुनावी लाभ इसको क्या फायदा? उठाया, उसी कुछ तरह नहीं। वो पहलगाम का भी चुनावी लाभ उठाएंगे, क्योंकि उनमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। निहायत ही बेशर्म आदमी है मोदी जी। फेल आइटम। और इसीलिए उनका एक जो मुद्दा रहता है कि हमको वोट मिलना चाहिए किसी तरह। इसीलिए कोई गारंटी इस देश में नहीं दे सकता आज के दिन कि मोदी जी इसके लिए इसका चुनावी लाभ नहीं लेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरे जैसा व्यक्ति बिल्कुल खामोश हो जाएगा अगर मोदी जी ये कह दें कि इसका चुनाव में लाभ उठाना पाप है, मैं इस पाप को नहीं करूंगा। और उसके बाद जो मुद्दे हैं दूसरे, उन पर आप चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन मैं जानता हूं मोदी जैसा नहीं करेंगे। और जैसा आपने कहा काम किया कि नहीं। वो ऑलरेडी चालू हो गए हैं, चुनावी मुद्रा में आ गए हैं, और आप वेट एंड वॉच कीजिए कि कैसे इसका दुरुपयोग किया जाएगा बिहार के चुनाव में। जैसा हमने कहा कि सिंदूर घर घर पहुंचा, देश को क्या लाभ होगा? कुछ तो भी नहीं। ये हो क्या रहा है? माने आप आर्मी को आगे करते हैं, आर्मी एक कमाल का काम करती है, और उसके बाद आप उसका लाभ उठाते हैं। ये कितनी शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि मोदी जी का एयरफोर्स पायलट के रूप में साथ में वो हेलमेट लिए हुए कटआउट्स लगे हुए हैं देश में। वो क्या वो आर्म्ड फोर्सेस के अंग हैं? एयरफोर्स के कोई ऑफिसर हैं? क्या कर रहे हैं? देश गार्बेज सिस्टम से चल रहा है। आपने कभी देखा? जवाहरलाल नेहरू का देखा? शास्त्री जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी शास्त्री जी अच्छे थे, वाजपेयी अच्छे थे। बात की वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में तन के खड़े हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्स्ट। ये जो है ये पूरा सिलसिला जो है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। और लेकिन इस बार मैं आपसे कहूंगा, इस बार जैसा आपने उसका सीक्वेंस बताया, क्रम बताया कि पहलगाम हुआ, अब पहलगाम पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है ना, क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो सारी चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर चली गई। और यही शायद मोदी जी का लक्ष्य था कि चर्चा को पहलगाम से हटाओ, पहलगाम की कमियों से हटाओ। क्या अकाउंटेबिलिटी हुई है? किसकी जिम्मेदारी फिक्स हुई है पहलगाम के लिए? ना होगी। एक एसएचओ तक को नहीं उसको हटाया गया। एसएचओ वही है, किसी को नहीं हटाया। जो पहलगाम के जो वहां स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, वहां के एसएचओ को भी नहीं हटाया। ये निकला, हम लोग निरंतर नजर रख रहे हैं। ये स्थिति है। आतंकवादी पकड़े नहीं है। इस देश में हो क्या रहा है? मोदी जी लोगों को मुक्त बना का बिजनेस है। तो वो इसका पूरा चुनावी लाभ उठाएंगे और ये एक पाप है। इट्स ए सिन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत बड़ा पापी है आर्मी वो को आपने दोनों। आगे किया और उसके बाद आपने जिक्र किया कि बहुत सारे डेलीगेशंस बाहर गए। वो मैं मानता हूं कि मोदी जी ने ऑपोजिशन को एक बार फिर अपने जाल में फंसा दिया।
अब ये जो हमारे महानुभाव हैं विपक्ष के, जो बाहर के देशों में घूम रहे हैं और भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो क्या लौट कर आके पार्लियामेंट का जब भी सेशन होगा तो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल उनकी जुबान बंद हो गई, सर 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 उनकी जुबान बंद कर दिया मोदी जी ने। और एक उन्होंने ट्रैप फेंक लेट किया, एक जाल फेंका और अपोजिशन वाले आराम से उसमें फंस गए। सर सर और अजीबोगरीब स्थिति है, सलमान खुर्शीद इस देश के विदेश मंत्री रहे जी। और वो एक मेंबर होके चले जा रहे हैं डेलीगेशन। शशि थरूर यार, वो तो उनकी अब इस समय निष्ठा ही उनकी नाव पे लगी हुई है। बहुत कुछ। मैं सर अंतिम प्रश्न आपसे ये करूंगा, जैसे मैंने कहा मोदी जी आज गांधीनगर में थे, उन्होंने रोड शो किया आपसे कुछ देर पहले, और रोड शो के अलावा सभा हुई, सभा में उन्होंने जो बातें दो तीन कही है, मैं चाहूंगा इस पे समअप करूं कि उन्होंने कहा है कि 1947 में जो 3 टुकड़े हुए थे भारत के, और उसी वक्त जब हमला हो गया था, रात में ही हमला हो गया था और हमारे से कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की बात मान ली गई होती, उस समय हमारी सेना जुड़ जाती, तो वो ये जो नासूर बन गया है वो कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर हमारे हाथों में होता है। एक चीज, और दूसरी उन्होंने कही है कि 1960 की जो ट्रीटी थी, जो पानी वाली जो ट्रीटी है, उसने देश का बहुत सारा नुकसान किया और उसको छोड़ दिया गया था भारत की सरकार की ओर से, वो डैम में कचरा भर गया, हम उसे आज साफ कर रहे हैं। इन दोनों पर सर ये क्या, ये जो आपने कहा, या तो वो भूत में जाते हैं या भविष्य की बात करते हैं, इस पे जरूर टिप्पणी कीजिएगा। आपने तो बहुत सारी चीजें कही है, ये क्या उचित है इन सब बातों का, और आपने क्या किया 11 सालों में, अभी जो बहुत मुफीद वक्त था जब आप कर सकते थे, पाक अधिकृत कश्मीर को अपने हाथों में ले सकते थे, तब आपने सीज फायर हो गया और ट्रंप साहब ने उसकी घोषणा कर दी। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं सामान्य तौर पर कि आप भूतकाल में, पास्ट में जाइए और उस समय जो हुकूमत में बैठे हुए लोग थे उस पर टिप्पणी कीजिए, उसमें जजमेंट पास कीजिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस समय की क्या परिस्थिति थी देश के भीतर और देश के बाहर, आप नहीं जानते हैं पूरी बात। और बैठ के टिप्पणी आराम से कर देना कि भाई नेहरू ने गलती किया और ये इंदिरा गांधी ने ऐसे कर दिया और इसने ऐसे कर दिया, ये टिप्पणी देने का, जजमेंट पास करने का हक हमारा नहीं है, क्योंकि उस समय की सारी परिस्थितियों से हम वाकिफ नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने कहा कि 3 टुकड़े कर दिए देश के, अकेले नेहरू ने किए क्या? सरदार पटेल का ये जिक्र करते हैं, क्या सरदार पटेल उसमें पार्टी नहीं थे? तीसरी बात कि इन्होंने कहा कि सरदार पटेल अगर होते तो वो कश्मीर में उनकी बात सुन ली जाती, ऐसा उन्होंने उद्धृत किया कि उनकी बात सुन लेते तो शायद गलत बात है। सरदार पटेल नेहरू को होती तो साथ में बैठते थे। उद्धृत कहाँ किया, कहाँ से किया? आज गांधीनगर में, अभी आपसे कुछ देते हैं गांधी कहा है, ये इसका लोगों को मूर्ख बनाता है। हिस्टोरिकल एविडेंस कुछ दिया है? नहीं, वो तो बोले जो करते हैं भाषण में जैसा होता है, किसी को कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस झूठ बोलता है, गार्बेज आइटम। हिस्टोरिकल एविडेंस ने, मैंने तो उस समय का पूरा हिस्ट्री पढ़ा है,